हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉनटेक ने एसएससी मेंस की टेस्ट सीरीज ओपन कर दी है और उसका सेकंड टेस्ट भी कंडक्ट हो गया है। और आज की इस वीडियो सेशन में हम इस टेस्ट का एक ओवरव्यू लेके आए हैं, एक वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं, जिससे आप अपने आप को एग्जाम कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। दूसरा ये कि आपने पेपर में किस तरह से लिखा है, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन जो कंसर्न है, वो यही है कि आप किस तरह से पेपर में लिखते हैं और आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और उस गलतियों को आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर आज जो लास्ट टेस्ट हुआ है एसएससी मेंस का, जो सेकंड टेस्ट हुआ है, टेस्ट आईडी लिखी हुई है 072। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं, बेसिकली ये जो टेस्ट हुआ है ये सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन है और इसमें स्टील, आरसीसी एंड सीटी से क्वेश्चन आए हुए हैं। टेस्ट की जो डेट है वो 8 जनवरी 2023 को हुई है। तो ध्यान रखें कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग प्रिसाइजली आंसर करें। नाउ दूसरी बात, पेपर का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली एसएससी मेंस को रिफ्लेक्ट करता है और बेसिकली उसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, derive the following relation for the strength limit state design of a balanced rectangular RCC beam। देखिए आरसीसी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, आरसीसी का क्वेश्चन है। और इसका जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स है 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और इसके 3 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, 3 पार्ट किए गए हैं। तो ये जो रिलेशन है आपको डिराइव करने हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जब तक कि इन थ्योरीज को, इन कंसेप्ट को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो एक तो ये है, हमारा ये कंसर्न है कि आपको जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए और इनके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपसे करवाई जाए। तो यहाँ पर 3 रिलेशन आपको दिए गए हैं, जैसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, एंड स्टील एरिया कितना आएगा एएस। ठीक है, तो इसके लिए जो गिवन है वो क्या क्या दे रखा है आपको, जैसे यहाँ पर बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम हो गया, डी हो गया यहाँ पर डेप्थ ऑफ द बीम, और एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, एंड एफ वाई जो स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 415 दे रखी है, एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ दे रखी है। तो ये डिटेल आपको दे रखी है और इसके बाद में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान रखें कि जब भी इस तरह के डेरिवेशन करें तो ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाएं। डायग्राम आपके जितने क्लियर होंगे उतने ही आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफ बीम बना रखा है, उसके बाद आपका स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ मेंशन किया हुआ है डायग्राम में। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो एग्जामिनर बेसिकली डायग्राम को रीड करेगा, इन्फॉर्मेशन अगर उसमें करेक्ट है तो फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर ये रिलेशंस जो आपसे पूछे गए हैं वो कैलकुलेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। नाउ देखिए, एरिया ऑफ स्टील जो रिलेशन हमको दिया था वो हमने कैलकुलेट किया। दूसरा, एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या रिलेशन होगा, तो एरिया ऑफ स्टील के लिए हमने रिलेशन कैलकुलेट किया है। तो ये एक न्यूमेरिकल अप्रोच भी बना दी गई है और एक डेरिवेशन भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको आना चाहिए क्योंकि आरसीसी में इस तरह के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, डिजाइन ए आरसीसी स्क्वायर फुटिंग। देखो, आजकल जो ट्रेंड है वहां बीम से ज्यादा फुटिंग या कंबाइंड फुटिंग इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये आरसीसी में पूछा जा सकता है, ये आपका सॉइल में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो डिजाइन ए आरसीसी स्क्वायर फुटिंग फॉर ए कॉलम ऑफ साइज 300 mm कैरिंग ए लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन। इस पे लोड लगा हुआ है 500 किलो न्यूटन का। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नाउ इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है M20 एंड स्टील की जो ग्रेड दे रखी है Fe415 H/SD बार्स यहाँ पर यूज किया है। इस पे इसलिए ध्यान रखें, मेंशन है WSM आपको अडॉप्ट करना है। क्या अडॉप्ट करना है, यहाँ पर आपको WSM अडॉप्ट करना है। तो ये ध्यान रखें कि कौन से मेथड से आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोला गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को LSM से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये मान के चलिए कि 25 मार्क्स में से कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने मेथड ही बदल दिया है।
जो क्वेश्चन है वो आपसे WSM मांग रहा है, आप अगर इसको LSM से अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये PDF अवेलेबल होगी, जिसमें आप अपने जितने भी सॉल्यूशंस जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उनको मैच करके और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है सबसे पहले उसको मेंशन कर दिया है। आपको पता है मेथड जो है WSM है, तो यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो केवल स्ट्रेंथ में लिया जाएगा, ना कि आपके लोड में लिया जाएगा। वेट ऑफ द फुटिंग हम आपको पता है 10% ऑफ द स्ट्रक्चर लोड लेते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट कर लिया है। नाउ कॉलम साइज आपको दे रखी है, सो स्क्वायर फुटिंग है तो बहुत सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड, तो वेट ऑफ द फुटिंग, वेट ऑफ द फुटिंग, फुटिंग पे कितना लोड आने वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल लोड कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द फुटिंग तो 0.1 p मतलब 10% ऑफ द लोड, कॉलम लोड, एंड टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो टोटल लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वहां से हमने एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट कर लिया। अब डायमेंशन ऑफ फुटिंग कैलकुलेट कर दी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो शेप है वो स्क्वायर अज्यूम की है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, तो यहाँ से हमको डायमेंशन ऑफ फुटिंग मिल जाएगी एंड दैट इज 1.66 मीटर। नाउ लेट अस टेक 2 मीटर बाय 2 मीटर साइज ऑफ फुटिंग, क्योंकि आपका जो कैलकुलेटेड विड्थ है वो आया आपका कितना 1.66, तो हमने इसको बढ़ा के यूज किया है। नाउ सॉइल प्रेशर कितना आ गया। अब इस केस में आपको लोड को बढ़ा के नहीं लिखना है, जो कॉलम लोड है वहीं से सॉइल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो सॉइल प्रेशर आ जाएगा 125 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद में हमने ये एक तरह से डायग्राम यहाँ मेंशन कर दिया है। कॉलम साइज दे रखी है 0.3 बाय 0.3 मीटर की, और फुटिंग साइज है 2 बाय 2 मीटर की, ठीक है। और इसके बाद में जो क्रिटिकल सेक्शंस पे जो मोमेंट है वो कैलकुलेट किया है, उसके मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद में हम डेप्थ ऑफ द फुटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, और अगर आप रिदम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती और आपको मार्क्स वो है खुल के देता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने फाइनली देखिए इस तरह से इस फुटिंग को डिजाइन किया। चेक फोर्स शियर 1 वे शियर है, 2 वे शियर है, तो पंचिंग शियर जिसको बोलते हैं। 1 वे शियर के लिए क्या क्रिटिकल सेक्शन होता है, 2 वे शियर के लिए क्या क्रिटिकल सेक्शन होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जब तक आपको पता नहीं है तब तक इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए डिजाइनिंग करने के बाद में इसको शियर के लिए हम चेक भी करेंगे, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। नाउ हमने रीइंफोर्समेंट डिटेल भी बता दी कि यहाँ फुटिंग में हम क्या क्या रीइंफोर्समेंट डिटेल प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखो हमने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो डेरिवेशन बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड था, तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर व्हाट आर द वेरियस अजम्पशन ऑन विच द डिजाइन फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर बेस्ड। तो आपसे अजम्पशन पूछ लिया है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्या क्या अजम्पशन होते हैं, बहुत सिंपल अजम्पशन हैं, वो आपको सारे यहाँ नोट डाउन करने हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो जितने भी अजम्पशंस हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ एक एक अजम्पशन को जिनमें डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट है वो डायग्राम भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट व्हेन द एज ऑफ कंक्रीट इज 20 डेज। देखिए आपसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पूछा है, क्रीप का इफेक्ट पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एज ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है। नाउ आपसे यहां पूछा है फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 20 डेज के लिए, तो 20 डेज पे क्या होगा, 7 डेज के लिए पता है, 28 डेज के लिए पता है, तो हम 20 डेज के लिए क्रीप कोफिशिएंट क्या आएगा वो इंटरपोलेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरपोलेशन से जो क्रीप कोफिशिएंट आया वो हमारा कितना आया है 1.7456, और इसके बाद में हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। देखिए यहाँ पर दिस इज द फॉर्मूला 5000 अंडर रूट FCK 1 प्लस थीटा, तो फाइनल आंसर जो है 8144.19 MPa। नाउ तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था RCC से, रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्टील से है। अब यहाँ पर स्टील से सिंपल सी बात है, कनेक्शंस का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कनेक्शन का क्वेश्चन यहाँ डालना तय है।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। ए मेंबर ऑफ ट्रस ISA 125/95 इज यूज्ड टू कैरी ए टेंसाइल लोड ऑफ 150 kilonewton. The angle section is connected to a 12 mm thick gusset plate through the longer leg by 5 power driven shop rivets as shown in figure. Select the suitable angle thickness and rivet diameter. तो ये जो है यहाँ इस लाइन को अंडरलाइन करें, बिल्कुल पावर ड्रिवन शॉप रिविट, पावर ड्रिवन शॉप रिविट है। और इस तरह से सबसे पहले स्टील में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है कि आप यहाँ सेक्शनल डायग्राम और जितने भी डायग्राम्स या जितने भी व्यू बनने वाले हैं उस कनेक्शन के, वो व्यू प्रॉपरली दिखाएं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको इस तरह का एक सेक्शन डिजाइन करना है। तो स्टैगर्ड कनेक्शन है, देखिए बहुत सिंपल है, स्टैगर्ड कनेक्शन दे रखा है। नाउ ISA 125 and 95 दे रखा है। तो सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ रिविट अनविंग फार्मूला से हम इस डायमीटर ऑफ रिविट को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में जो डायमीटर ऑफ रिविट आया है वो अपना आया है कितना, 21। तो 21 के रेस्पेक्ट में डायमीटर ऑफ रिविट होल कितना होगा, तो वो प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। सो डायमीटर ऑफ रिविट होल इज 21 + 1.5 दैट इज 22.5 mm. नाउ हेयर लॉन्गर लेग ऑफ एंगल इज कनेक्टेड टू गसट प्लेट। तो कनेक्टेड एरिया क्या होगा और आउटस्टैंडिंग एरिया क्या होगा, उसके बेस पर हमने नेट एरिया कैलकुलेट किया है। और नेट एरिया इज इक्वल टू A1 + KA2, और A1 और A2 हमने सेपरेटली कैलकुलेट करके और यहाँ पर हम K कैलकुलेट करेंगे। K कैलकुलेट करने के बाद में देखो यहाँ पर लोड दे रखा है और जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो हमको पता है 0.6 FY होगा। उस केस में हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 1000 मीटर mm स्क्वायर होगा। तो बेसिकली थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नेट एरिया जो है वो कैलकुलेट किया, और जो एरिया लोड के कॉरस्पॉन्डिंग और परमिसिबल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेट होकर आया है उन दोनों को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद में हम थिकनेस ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली आपकी जो थिकनेस ऑफ प्लेट है वो है 6.08। तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 8 mm। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। देखिए यहाँ पर कनेक्शंस की डिटेल देके और आपसे थिकनेस ऑफ मेंबर पूछा था, तो वैसे ही हमने उसको अटेम्प्ट किया है। जैसे हम कनेक्शन को डिजाइन करते हैं बस उसी सीक्वेंस में हम चलते गए, बस उसमें हमने थिकनेस ऑफ मेंबर को T अज्यूम करके और पूरी इक्वेशन सेट करके और यहाँ फाइनली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखने वाली बात यह है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर आपको मेंबर की थिकनेस गिवन नहीं थी, तो हमको थिकनेस के लिए एक इक्वेशन बनानी थी। तो एरिया ऑफ द मेंबर, नेट एरिया ऑफ द मेंबर कहाँ से आ जाएगा, जो कंसर्न है, जो कनेक्शन है उससे आ जाएगा। दूसरा अप्लाइड लोड एंड परमिसिबल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी एरिया आएगा, और इन दोनों को इक्वेट करके हम वहां से थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, डिजाइन ए सूटेबल सेक्शन फॉर ए स्टील प्लेट बीम गर्डर carrying a uniformly distributed load of 60 kN including the self weight over an effective span of 15 meter. Check for shear and deflection also. Use limit state method of design ISWB 600 at the rate of 145.1 kgf per meter and IXS and IYY दे रखा है। तो एक प्लेट गर्डर है, उसका डिजाइन आपसे पूछा है। प्लेट गर्डर के डिजाइन में सीक्वेंस है एक पूरा कि आपको एक प्रॉपरली यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट कितना है, 60 किलोन्यूटन पर मीटर, और फैक्टर लोड लेना है क्योंकि LSM पूछा है तो 1.5 यहाँ से यूज कर लेंगे। मैक्सिमम फैक्टर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, शियर फोर्स कितना आ जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंड प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, M/I। तो यहाँ से हम प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस भी कैलकुलेट करेंगे। अज्यूमिंग लैटरली रिस्ट्रेन्ड बीम है, बीम कैसी है, लैटरली रिस्ट्रेन्ड, तो यहाँ से हम जेड रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन वो हम कैलकुलेट करेंगे। और बेसिकली सेक्शन के लिए जो जेड है वो कितना आ रहा है, ये 3539 और रिक्वायर्ड है 10125। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक सेक्शन से काम नहीं चला सकते, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सेक्शंस को कनेक्ट करके और एक प्रॉपर बीम गटर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर हमने 2 आई सेक्शन को यूज किया है। और इसके बाद में एरिया ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, जेड प्रोवाइडेड, जेड आपने जो कैलकुलेट किया रोड सेक्शन के लिए,
और जो डिफरेंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको प्लेट का एरिया प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से हमारे पास में लेट इन अडॉप्ट 20 mm थिकनेस प्लेट, और उससे फिर इसका एरिया आ जाएगा, हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको जो कनेक्शन है उसको डिजाइन किया। फिर कनेक्शन के बाद में हम इसको शेयर के लिए चेक करेंगे। तो चेक फॉर शेयर, चेक फॉर बेंडिंग एंड चेक फॉर डिफ्लेक्शन, जो आपसे पूछा है उन तीनों चेक्स को हमने अप्लाई किया है और इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो जब तक आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली डील नहीं करेंगे, जो आपसे पूछा है उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, हाईलाइट करना ना भूलें, जो आपसे पूछा है उसको प्रॉपरली हाईलाइट करें। देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन, चेक फॉर डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है तो इट इज हाईलाइटेड। अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करते तो इसी थ्योरी में ये कहीं छुप जाएगा। हो सकता है कि वो एग्जामिनर के फोकस में नहीं आए, तो हो सकता है वहाँ पे आपके क्वेश्चन कट, मार्क्स कट जाएं। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा हाईलाइट करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ए रिवेटेड स्प्लाइस फॉर ए टाई of a steel bridge 20 centimeter wide, 20 mm thick, carrying an axial tensile force of 50,000 kg. Use 12 mm thick cover plate, 20 mm diameter rivet. सिंपल रिविट का क्वेश्चन है। टाई मेंबर डिजाइन करना है, एक टेंसाइल मेंबर है, और देखिए इस तरह से आपको इसको डिजाइन करना है। तो स्प्लाइस क्या होती है, जो दो मेंबर्स को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। यहीं आपने WSM यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिवेट का क्वेश्चन है, तो रिवेट को हम WSM से डील करते हैं और फाइनली हम स्प्लाइस को डिज़ाइन भी करेंगे। क्या कनेक्शन बनेगा, तो जो भी नंबर ऑफ रिवेट्स आती हैं रिवेट वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रिवेट की जो स्ट्रेंथ होती है शेयरिंग में और बियरिंग में वो कैलकुलेट करेंगे। तो रिवेट वैल्यू इज द मिनिमम ऑफ दीज, और वहाँ से जो लोड लगा हुआ है उससे नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करके, और जितनी भी रिवेट्स हमने यहाँ प्रोवाइड किए उनका पैटर्न भी हमको एक्सप्लेन करना है कि हमने किस पैटर्न में ये प्रोवाइड किए हैं। डायमंड पैटर्न में हमने इसको प्रोवाइड किया है क्योंकि डायमंड पैटर्न की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से चेक फॉर सेफ्टी ऑफ जॉइंट अगेंस्ट टीयरिंग, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें चेक भी लगाए हैं। नाउ देखो यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास कोई कंक्लूजन है तो उसको मेंशन करें, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाए कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है और उस नॉलेज को आप यहाँ पर लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने कंक्लूजन को भी जरूर मेंशन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सीटी से रिलेटेड है और यहाँ पर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसमें मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन भी आ सकता है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट required to produce 1 cubic meter of concrete for a mix proportion of 1:1.40 1.280 by volume with water cement ratio of 0.48 by mass. Bulk density of cement, sand and coarse aggregates ये सारी हमको दे रखी है यहाँ पर। and percentage of entrained air is 2. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट भी आपको दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है एक प्रॉपर मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन है, और किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये आपको यहाँ पर इस शीट में आप इजीली देख सकते हैं। ये शीट आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड करके अपनी सॉल्यूशन को चेक करें। और फाइनली ये जो क्वेश्चन था आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपको मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हुए चलें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है टेस्ट सीरीज का भी बेसिकली मेन मकसद यही है कि एक हेल्दी कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा आप पेपर को अटेम्प्ट करने में कितनी गलतियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना सही कर रहे हैं उसको ना देखें। जो आप सही कर रहे हैं वो रेगुलरली आप सही करते जाएंगे, लेकिन जहां पर आप गलती कर रहे हैं उसको जरूर आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप एग्जाम में भी गलती कर सकते हैं और वहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। और जो यहाँ से गाइडेंस मिलती है उनको भी जरूर उन पे भी जरूर फोकस करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना आप डायग्रामेटिक अप्रोच रखोगे, जितना आप डायग्राम्स बनाओगे क्लियरली और डिस्टिंक्ट डायग्राम बनाओगे, तो वहां पर एग्जामिनर का जो फोकस है वो डायग्राम पे जाएगा। डायग्राम की इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं होगा आपको अच्छे मार्क्स देने में। ठीक है, तो इस तरह से इस मिक्स डिजाइन के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना था। दूसरा यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, briefly describe the admixtures generally used in concrete and properties they are impart to the concrete। तो admixtures को आपको डिस्क्राइब करना है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। जितने भी तरह के admixtures होते हैं
कॉमनली यूज एडमिक्सचर्स आर एज फॉलोज। तो एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं, क्या इनका इम्पैक्ट होता है कंक्रीट पर, वो आपको लिखना है। इसके बाद में इसी तरीके से रिटार्डर्स क्या होते हैं, रिटार्डर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, एग्जाम्पल जरूर लिखें कि कौन कौन से एक्सीलरेटर्स हैं, कौन कौन से रिटार्डर्स हैं। एयर इंटेनिंग एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। इसी तरीके से वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जिनको हम प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। तो एक यहाँ पर हमने 3-4 एडमिक्सचर्स लिखे हैं। अगर आप प्रॉपरली थ्योरी से लिखते जाते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या इनके फंक्शन हैं और किस तरह से ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को या उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, वो भी जरूर मेंशन करें। तो एक तरह से आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से पता है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लिखें, प्रिसाइजली लिखें जितना स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो स्पेस है वो लिमिटेड है और उसी स्पेस में आपको प्रिसाइजली मेंशन करना है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रिबाउंड हैमर मेथड ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए कंक्रीट की ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से क्वेश्चन है, रिबाउंड हैमर टेस्ट, और प्रैक्टिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज है। हेल्थ मॉनिटरिंग में इसको काफ़ी यूज किया जाता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कोई नया स्ट्रक्चर बनाना होता है तो पहले हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, क्या स्ट्रेंथ होगी, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बेसिकली से चेक किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी पेपर में रखा गया है। और रिबाउंड हैमर टेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी लगेंगे कि नए क्वेश्चन हैं, और वो इसलिए लगेंगे क्योंकि आपको इन टेस्ट सीरीज से अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर अगर हार्ड है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि ये सबके लिए हार्ड है और आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ये जरूर आप आइडेंटिफाई करें। ठीक है। तो इसमें हमने जो उसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स है वो भी मेंशन किए, किस तरह से इसको कंडक्ट किया जाता है, तो प्रोसीजर क्या है वो भी हमने लिखा है। चलिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट ऑफ कंक्रीट। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द अबव टेस्ट इन एवेल्युएटिंग द रियल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो देखो इस पेपर में लगभग हमने कंक्रीट यानी कि सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कवर करने की कोशिश की है, और पेपर्स को संभाल के रखें, अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ते रहें जिससे कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहे। तो सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट क्या होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद में क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, देखो यहाँ एक प्रॉपर डायग्राम बना के भी इसको समझाया गया है। तो इन डायग्राम्स को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि आप बाद में एग्जाम में जाके और डायग्राम बनाने लगे और भूल जाएं और फिर गलतियां करने लगें और एक गंदा सा डायग्राम बना के आ जाएं। तो ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड है। तो ऐसा भी नहीं है कि इंटायर स्पेस में आप केवल डायग्राम बना के आ जाएं फिर आपके पास स्पेस ही ना बचे लिखने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स को आप दिमाग में रखें कि हमको डायग्राम भी बनाना है, हमको लिखना भी है, तो इस हिसाब से आप अपने स्पेस को मैनेज करें। देखिए लिमिटेशंस क्या होंगी, इसकी लिमिटेशंस मेंशन की हुई है। तो 2-3 लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पर आपने प्रॉपरली मेंशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द डिजाइन ऑफ ए टेंसाइल मेंबर डिफर्स फ्रॉम द कंप्रेशन मेंबर। तो डिजाइन थ्योरी और डिजाइन प्रोसीजर जो है कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के, उसमें डिफरेंस पूछा है। तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं और क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो 4-5 डिफरेंस अगर आप लिखते हो टेबुलर फॉर्म में तो ज्यादा बेटर है और अच्छे से इसको मेंशन करें। दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द साइज ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डेड ब्रैकेट लोडेड एज शोन इन फिगर। देखो यहाँ पर एक अच्छा कंसर्न ये है कि आपको रिविट का क्वेश्चन पूछा, आपसे बोल्ट का क्वेश्चन पूछा और आपसे वेल्ड का क्वेश्चन पूछा। तो पेपर में हर एक तरह के कनेक्शंस को आपसे डिस्कस किया है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और साइज ऑफ द वेल्ड आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। ये जो कंसेप्ट है ये ब्रैकेट कनेक्शन का है। तो ब्रैकेट कनेक्शन को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करने की नहीं कर रहा क्योंकि सिंपल सी बात है, ये एक वीडियो ओवरव्यू है पेपर का। तो जो सोल्यूशन है वो आपको रेस्पेक्टिव फैकल्टी ने प्रोवाइड किया हुआ है। ब्रैकेट कनेक्शन का जो डिजाइन कंसर्न है उसमें देखना होता है कि जो कनेक्शन है, चाहे वो रिविट हो, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो वेल्ड हो, ये किसके अंडर सब्जेक्टेड होते हैं। तो डायरेक्ट लोड, टॉर्शनल मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कनेक्शन को देख के कि इसमें क्या लग रहा होगा। और फाइनली यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया
एंड ये देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट किया, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आ गया। इसके बाद में शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन ये भी हमने कैलकुलेट किया। नाउ रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस हमारा ये है, और इसमें हमने थिकनेस का कंसर्न ले रखा है, साइज ऑफ द वेल्ड का हमने कंसर्न ले रखा है, थ्रॉट थिकनेस। तो लास्ट में आपका यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है फॉर सेफर कनेक्शन, ये इसकी परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ से थ्रॉट थिकनेस ऑफ द वेल्ड आ गया, सो दैट मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, ये थ्रॉट थिकनेस है तो साइज ऑफ वेल्ड थ्रॉट थिकनेस और साइज ऑफ वेल्ड के रिलेशनशिप से आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी टर्मिनेट करते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, क्योंकि उसने पूछा है साइज ऑफ द वेल्ड। तो थ्रॉट थिकनेस इज नॉट द साइज ऑफ द वेल्ड, थ्रॉट थिकनेस आप कैलकुलेट करके और साइज ऑफ द वेल्ड को कैलकुलेट करोगे। नाउ एक्सप्लेन अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड एंड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन अल्टीमेट लोड थ्योरी। देखो ये क्वेश्चन भी जो है फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन, कि अंडर रीइंफोर्स्ड क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स्ड क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है। तो एक एक करके तीनों को प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करना है। तो बेसिक थ्योरी क्या है और अल्टीमेट लोड थ्योरी, और बेसिक थ्योरी के बाद में फिर यहाँ पर आपको एक एक को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है, डिजाइन इज सिंपली सपोर्टेड आरसीसी स्लैब। तो क्वेश्चन है स्लैब से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसा कि हमने बताया कि आरसीसी में हमने बीम के कॉलम के क्वेश्चन दिया है, फुटिंग का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर स्लैब का क्वेश्चन भी बनता है। तो पेपर का जो सिलेक्शन है, पेपर में जो क्वेश्चन के जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तब भी आपकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगी, तब भी आपको तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये हमारा कंसर्न है, ये हमारा उद्देश्य है कि आप जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनकी एक अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि मैं आरसीसी पढ़ के नहीं आया और अगर आरसीसी का क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मुझे आगे और कोई आरसीसी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 1, 2, 3 तो हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन तो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं उसमें आपकी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के भी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्लैब का एक डिज़ाइन कंप्लीटली आपको दिया गया है, और ये जो है 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक प्रॉपरली डिज़ाइन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको डिज़ाइन करना है, और लास्ट में इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल जरूर बतानी है कि किस तरह से यहाँ पर इसकी रीइंफोर्समेंट डिटेल आएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीइंफोर्समेंट डिटेल भी बता रखी है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, डिजाइन ए कॉलम टू कैरी ए लोड ऑफ 550 किलो न्यूटन, हाइट ऑफ कॉलम इज 3.3 मीटर, इफेक्ट वन साइड ऑफ कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड टू 250 mm, एंड इसमें सिग्मा सीसी की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एससी की वैल्यू दे रखी है, 10 mm 5 लैटरल टाइज दे रखी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये आरसीसी कॉलम का क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन जो है वो स्टील से है या आरसीसी से है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन को किस से अटेम्प्ट किया जाए, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पर सिंपल ASC, एरिया रिक्वायर्ड इन कंप्रेशन 1% ऑफ AG, वहाँ से हमने इसके कैलकुलेशन स्टार्ट की है। तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील, सबसे पहला था आपका कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ कॉलम, तो फाइनली डायमेंशन कैलकुलेट किया है। उसके बाद में एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करना है, तो वो हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर प्रोवाइड 4 नंबर ऑफ 20 mm बार्स। उसके बाद में डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज, तो IS कोड प्रोविजंस दे रखा है कि लेटरल टाइज की मैक्सिमम डायमीटर कितना होता है, तो ये दे रखा है आपको 10 mm। पिच क्या होगी, हेलिकल रीइंफोर्समेंट है तो पिच क्या होगी यहाँ पर, और लास्ट में जो डिटेलिंग है वो आपको डायग्राम में यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट ए फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 40 किलो न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए बीम ऑफ हॉलो क्रॉस सेक्शन। देखो बीम जो है वो हॉलो क्रॉस सेक्शन की है, बीम का जो शेप दे रखा है वो हॉलो है, और हॉलो क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। और इसके बाद में इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम भी दे रखी है, अडॉप्ट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो ध्यान रखें लिमिट स्टेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और रीइंफोर्समेंट डिटेल आपको इसमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर इस हॉलो सेक्शन को कन्वर्ट किया हुआ है T सेक्शन में, और फिर टेंशन में क्या आप रीइंफोर्समेंट डिटेल प्रोवाइड करने जा रहे हो उसका एनालिसिस कंप्लीटली यहाँ पर गिवन है। और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग लास्ट में जो एरिया ऑफ स्टील है
वो अपना कैलकुलेट होके आएगा, और AST जो प्रोवाइडेड है वो उससे जो है ज़्यादा है मिनिमम से। चेक लगाया हमने, AST प्रोवाइडेड हमारा ये आया 339 mm², और AST मिनिमम क्या होता है उसके लिए IS कोड प्रोविज़न है, और उस प्रोविज़न को सेटिस्फाई करते हुए हमने यहाँ पर बताया है कि जो डिज़ाइन है वो सेफ है। नाउ व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, एक्सप्लेन स्लम टेस्ट एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्केबिलिटी क्या होती है, इसके लिए हम स्लम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट पूछे हैं और तीनों 5-5 मार्क्स के होंगे, तो जितना अच्छी तरह से लिख सकते हैं। व्हाट इज वर्केबिलिटी, उसके हमने यहाँ पर 3 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वर्केबिलिटी, तो यहाँ पर हमने जो भी फैक्टर्स हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है। वाटर कंटेंट है, मिक्स प्रोपोर्शन है, एग्रीगेट साइज है, शेप ऑफ द एग्रीगेट है, ये सब के सब जो हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वर्केबिलिटी है वो हमने मेंशन किए, और लास्ट में हमने स्लम टेस्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है अगर स्पेस है तो। एक तरह से हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको बताई हुई है। नाउ राइट अबव वेरियस मॉड्यूल of elasticity of plain cement concrete, which value are used in design, what are the factors affecting the modulus of elasticity। तो modulus of elasticity जो है वो बेसिकली जितने भी आपके हैं, जैसे इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस है, सेकेंड है, और जैसे यहाँ पर टेंजेंशियल है, तो एक तरह से जितने भी अपने यहाँ पे टेंजेंट बन रहे हैं, इनिशियल टेंजेंट है, सेकेंड है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या टेंजेंट आ रहा है, वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ हैं, और किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो एक बार आप चेक करें और इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे, और आपको एक अच्छा कह सकते हैं कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले आपकी पढ़ाई का। जैसा कि आप लिखना चाहते हैं, जिस तरह से आप स्कोर करना चाहते हैं, वो आप एग्जाम में स्कोर कर पाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो पेपर पैटर्न वैसा ही है जैसा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वैसा का वैसा ही पेपर पैटर्न है यहाँ पर भी, कि आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन अटेम्प्ट 5 करने हैं, एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट है, एक कॉलम सेक्शन हैविंग बोथ विड्थ एंड डेप्थ इक्वल टू 250 mm एंड कॉलम कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 600 किलोन्यूटन, डिजाइन इज स्लैब बेस। देखो यहाँ पे स्लैब बेस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तरह से अगर आपको सब्जेक्ट की एक थॉरो डिटेल नहीं है और थॉरो नॉलेज नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट होंगे। नाउ अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट इज 4 न्यूटन पर mm², द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस इन द स्लैब बेस इज 185 न्यूटन पर mm²। बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्लैब बेस का क्वेश्चन है, और फाइनली आपने यहाँ थिकनेस कैलकुलेट की है। क्वेश्चन जो है ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट जो कंसेप्ट है, जब तक वो आपको नहीं पता कि स्लैब बेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तब तक आप इसमें उलझे रहेंगे। तो मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड कितनी होगी वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो प्रोवाइड स्लैब बेस ऑफ 400 × 400 × 20 mm साइज। तो बेसिकली कैलकुलेट क्या करना था, इसमें साइज ऑफ द स्लैब बेस कैलकुलेट करना था। नाउ the vertical member of triangular part truss is composed of 2 numbers of ISA 75 6 mm connected back to back on each side of gusset plate of 10 mm thickness. The factored force in members are, तो ये कोई ट्रस है और उसका मेंबर दिया हुआ है, मेंबर में 2 एंगल सेक्शन लगे हुए हैं, बैक टू बैक प्लेस हैं एक गसट प्लेट के एक ही साइड पे। तो देखिए यहाँ पर डिजाइन द फ्लिट वेल्ड कनेक्शन आगे दे रखा है, यहाँ पर फ्लिट वेल्ड का जो कनेक्शन है वो आपको डिजाइन करना है। अज्यूमिंग ये वैल्यूज दे रखी है, एफ यू कितना करना है, गामा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चलना है। चलिए, और ये भी बता रखा है वेल्डिंग शैल बी डन अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है कि एक गसट प्लेट के बैक टू बैक प्लेस ऑन ईच साइड, ठीक है। तो इस तरह से इस कनेक्शन को हमने बनाया। नाउ
मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड और मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के अकॉर्डिंग हमने साइज ऑफ वेल्ड अडॉप्ट की, 4.5 mm आया। इसके बाद में वेल्डिंग इज डन अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर, तो वेल्डिंग जिस तरह से की है अलोंग द लेंथ ऑफ मेंबर की है तो L1 L2 आ जाएगा। और उसके बाद में इनमें क्या क्या फोर्सेज आएंगे वो सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे। तो P1 कितना आएगा एंड P2 कितना आएगा, देखिए लास्ट में। तो यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद में बेसिकली देखो टोटल फोर्स दे रखा है आपको, इतना लगना है, तो P2 आ गया, P1 आ गया अपना, और इन P2 P1 के रेस्पेक्ट में फिर हमने L1 और L2 कैलकुलेट किए हैं। तो इस तरह से साइज ऑफ द वेल्ड एंड लेंथ ऑफ द वेल्ड हमको कैलकुलेट करनी है फॉर टू रजिस्टिंग द फोर्स। नाउ एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के लिए सीटी का क्वेश्चन है, हालांकि कई बच्चों का कंसर्न हो सकता है कि बीएमसी का क्वेश्चन है सर, तो सीटी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नो डाउट, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हैं तो आपको सीमेंट के बारे में भी कोई डिटेल पता होनी चाहिए। तो साउंडनेस टेस्ट के बारे में पूछा है और ज़्यादा वेरिएशन रखने के लिए यहाँ क्वेश्चन डाला गया है ये। तो चलिए देखो साउंडनेस टेस्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, उसके बाद में साउंडनेस टेस्ट होता क्या है, उसका हमने प्रोसीजर लिख रखा है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। मेथड क्या है, तो ली चैटले मेथड जो है उसमें हमने इसको मेंशन किया गया है और उसके इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट डिटेल भी यहाँ पर मेंशन की गई है। चलिए इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट जाएं तो ऑटोक्लेव मेथड भी है। नाउ द परमिसिबल लिमिट्स टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है, साउंडनेस की ली चैट ने क्या देता है मैक्सिमम लिमिट, और ऑटोक्लेव मेथड के अकॉर्डिंग क्या इनकी परमिसिबल वैल्यूज आती है। तो ये अलग अलग तरह के आपके पास मिक्सचर्स हैं, जैसे मशीनरी है, हैक है, सैक है, IRS है, इस तरह से इनकी वैल्यूज है। हालांकि इतनी डिटेल में भी जरूरत नहीं है कि आपको जाना है, बट अगर आपको पता है तो जरूर मेंशन करें। और स्पेस, अगर मेन कंसर्न तो ये है कि अगर आपको स्पेस दिया हुआ है तो आप इन सारी बातों को मेंशन करें। नाउ estimate the quantity of cement, fine aggregate and coarse aggregate per cubic meter of concrete if the void ratio in cement, fine aggregate 41 and coarse aggregate 45, the material properties are follows। तो ये भी एक मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट से जो न्यूमेरिकल बेसिकली बनता है वो मिक्स डिजाइन का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने मिक्स डिजाइन के रखे हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है। फाइनली हमने जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारी, जितने भी यहाँ पर सीमेंट, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उन सारी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी क्वांटिटीज कैलकुलेट की है बाय वेट। तो इस तरह से इस पेपर को अटेम्प्ट करना था। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द पेपर व्यू, पेपर सोल्यूशन। तो आई होप कि आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, आप एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और आप एक अच्छे लेवल पे मार्क कर रहे होंगे, स्टैंड कर रहे होंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट पेपर जो हैं उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन करके रखें, जिससे कि आप और भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। दूसरा कि अपनी जो जितनी भी गलतियां हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जहां पर आप गलती कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो आप आइडेंटिफाई करें। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है, टाइम ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैनेज करें। ये सारे पॉइंट है, अगर आप इनको लिखना चाहते हैं तो भी आप नोट डाउन करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल नोट डाउन करें, अपनी एक डायरी बनाएं कि मैंने फर्स्ट पेपर में ये गलतियां की हैं, सेकंड पेपर में ये गलतियां की है। तो इन सारे जितनी भी गलतियां हैं इनकी एक चेक लिस्ट बनाएं, जिससे कि आप फाइनली लास्ट पेपर में ये गलतियां ना करें। जब तक अपने आपको आप एनालाइज नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो डिपेंड करता है। बट जब तक आप अपने आप को ओवरऑल व्यू, अपने आप को ओवरऑल एनालाइज नहीं करेंगे तो अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार नहीं पाएंगे। सो इस तरह से बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।